Hello guys, today we are going to study some more properties of some more chemical properties of non-metals from chapter 3 metals and non-metals, and you know this is for class 10 students. So let us see our today's topic, how non-metals react in different conditions. So firstly we are having reaction of non-metals with oxygen. हम जानते हैं कि जब मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से की जाती है तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। यहाँ और अब वो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं और वो बेस फॉर्म करते हैं वाटर में। जब उनको डिजोल्व किया जाता है तो वहाँ बेस फॉर्म होता है। यहाँ नॉन मेटल्स की केस में क्या है कि जब नॉन मेटल्स की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करते हैं तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आप जानते हैं कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, और इसीलिए जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये एसिड फॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं दोनों एग्जांपल्स। यहाँ हमने कार्बन की रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ। जब हम कार्बन को बर्न करते हैं या जब हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं एयर में, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब ये H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करती है। और क्योंकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं इसीलिए ये वाटर में डिसॉल्व होकर वाटर के साथ मिलकर ये एसिड फॉर्म करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं H2CO3 पहले केस में कार्बोनिक एसिड यहाँ बनाया जा रहा है, राइट। सेकेंड इज सल्फर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से की जाती है। जब हम सल्फर को जलाते हैं या सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है, तो जब इसकी रिएक्शन भी हम वाटर से कराते हैं तो ये फाइनली H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करता है। ओके, तो देखा हमने कि कार्बन और सल्फर के जब ऑक्साइड्स बनते हैं तो ये दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल है, और जब इनको इन ऑक्साइड्स को हम वाटर में रिएक्ट कराते हैं तो ये फाइनली एसिड फॉर्म करते हैं। ओके, और यही रिएक्शन होती है जब एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हमारे पॉल्यूशन की वजह से जो कार्बन और सल्फर के कंपाउंड्स हैं वो CO2 बनाते हैं, और CO2 वाटर के साथ मिलकर रेन ड्रॉप्स के साथ मिलकर H2CO3 H2SO3 जैसे वीक एसिड्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं, और उस वीक एसिड के साथ वो बारिश जमीन पर गिरती है, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। जब हम कार्बन को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अमाउंट में अगर हम रिएक्ट कराएं, यानी कार्बन को अगर हम जला रहे हैं लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो इनसफिशिएंट अमाउंट में जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन की रिएक्शन की जाती है, कार्बन को बर्न किया जाता है इनसफिशिएंट एयर में, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड न बना के कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। और ये आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा टॉक्सिक है, ज्यादा पॉइजनस है। सो हियर इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और इनसफिशिएंट एयर, दिस कार्बन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का ना एसिडिक बिहेवियर होगा ना बेसिक बिहेवियर होगा। ओके, और हम ये जानते हैं कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं उनका किसी भी इंडिकेटर पे, सपोज लिटमस पेपर पे, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, यानी ना ये एसिड्स की तरह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे और ना ये बेसिस की तरह रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है न्यूट्रल ऑक्साइड। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये ऑक्सीजन भी एयर में है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म करते हैं लिक्विड फॉर्म में, और ये H2O भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसको हम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, इसको हम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी इसके भी लिटमस पेपर पे या और किसी इंडिकेटर पे किसी प्रकार की कोई जो इफेक्ट है वो नजर नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल्सो वाटर इज ऑल्सो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, राइट। और कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O की तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और N2O यानी डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों भी न्यूट्रल ऑक्साइड्स ही होते हैं। ओके,
तो इसकी रिएक्शन कैलकुलेशन आप बना सकते हैं आसानी से। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज देयर इज नो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर और डाइल्यूट एसिड्स। देखिए मेटल्स की तरह जो मेटल्स के अपोजिट नॉन मेटल्स वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन शो नहीं करती। यानी नॉन मेटल्स की वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, साथ ही साथ नॉन मेटल्स की किसी डाइल्यूट एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि अगर हम मेटल्स की बात करें, जो हमने पिछली क्लास में समझा कि मेटल्स की जब रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, और यहाँ मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, यहाँ नॉन मेटल्स वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती? क्योंकि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने के लिए, यानी जो हाइड्रोजन आयंस एसिड से आयोनाइज होते हैं या एसोसिएट होते हैं, उन हाइड्रोजन आयंस को हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई प्रोवाइड करना जरूरी है। यानी H+ आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है या हाइड्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्योंकि नॉन मेटल्स की अपनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की या गेन करने की होती है। तो नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। अब नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते तो हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन के रूप में डिस्प्लेस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लेना है। दे कांट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हाइड्रोजन आयंस को, तो हाइड्रोजन आयंस इसी वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। और जब हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा तो नॉन मेटल्स की वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन इसीलिए नहीं होती, बिकॉज दे कांट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड्स टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपनी अगली रिएक्शन पे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। गाइस ये रिएक्शन मेटल्स की जैसी ही है, हालांकि इतनी कॉमनली नहीं पाई जाती, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस तरह मेटल्स में भी हमने देखा कि ज्यादा केमिकल रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करके अपनी सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से यहाँ पे नॉन मेटल्स के केस में भी जो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है। यानी यहाँ भी वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पैटर्न फॉलो होता है। सो हियर वी आर सीइंग द एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड NaBr की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो हम जानते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना लेगा और ब्रोमीन गैस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में ब्रोमीन अलग डिस्प्लेस कर दी जाती है। ओके, सो गाइस देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। चलिए अब आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स के और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में सीखेंगे। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग वीडियोस एंड डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।